लखनऊ में सीएम योगी इस वक्त रोजगार मिशन के तहत नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। चलिए आपको सीधा सुनवाते हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं, और ये उनके कार्य की क्षमता को आगे बढ़ाएगा। उन्हें वहां पर कार्य का जो अच्छा हो सकता है उस प्रकार का परिणाम देने के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। और यह स्थिति हम लोगों ने निजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए किया। प्रदेश में योग्य और स्किलफुल मैन पावर हम उपलब्ध करा सकें, चाहे वह शासन के लिए, चाहे वह निजी क्षेत्र के लिए। इसके लिए उस प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उस प्रकार के ट्रेड और कोर्सेज हम लोगों के द्वारा संचालित भी हुए हैं। आज उसका एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। विकास का एक माहौल बना है। निवेश के माहौल के माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। युवाओं की अपेक्षा को और उनकी आकांक्षाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिली है। जिन युवाओं को पहले पहचान का संकट था, आज वह युवा अपने प्रदेश में रह करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर कहीं प्रभारी मंत्री गए हैं, कहीं पर स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा, आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके माँ बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों की भाग्य को बदलने में कर सके और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सके। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है।
जो छठी सातवीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है, वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है, वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो नींव आज आप रखेंगे, इसी नींव पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था। लेकिन जिनके लिए यह कार्य हो रहा है, उस ग्राम पंचायत के पास कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था, और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है। अब हमें अपने आप को साबित करना होगा। गांव से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो। आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन वहां पर उसे प्राप्त हो। इसके लिए एक तो ग्राम पंचायत को तैयार करना है। ग्राम पंचायत की कार्य योजना को, साल भर की कार्य योजना को ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके तैयार करना। और फिर यह भी देखना कि केवल हम सरकार पे ही निर्भर रह करके सरकार के धन के केंद्रीय और राज्य वित्त के धनराशि से ही हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, ऐसा नहीं। हमारे अपने स्वयं के रिसोर्सेस क्या हैं,
कैसे हम अपने गांव को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं, आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर होने की संभावना छुपी हुई है। हर ग्राम पंचायत के पास कुछ सरप्लस लैंड होगी, गांव में कहीं बाजार लगते होंगे, ग्रामीण हाट के रूप में आप उसको विकसित कर सकते हैं। गांव में तालाब होंगे, अगर वह किसी देवस्थान से जुड़े हुए तालाब नहीं है तो उसमें गांव का ड्रेनेज या सीवर को मत उड़ेलिए, बल्कि उसको गांव से दूर ले जाकर के देसी पद्धति से हमारा प्रयास होना चाहिए कि गांव का ड्रेनेज या सीवर सीधे किसी नाला या नदी में न गिरे, बल्कि हम उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट करने का जो हमारी परंपरागत पद्धति रही है, अगर उसका उपयोग कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि नदियां भी और या तालाब का पानी भी शुद्ध रहेगा। दूसरा, अगर इन तालाबों को हम मत्स्य पालन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग कर सकें तो ग्राम पंचायत की एक अतिरिक्त इनकम आप इसके माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। और गांव पंचायत की जितनी इनकम होगी, हम लोगों ने कह रखा है, यहां पे पंचायती राज विभाग से कह रखा कि प्रस्ताव तैयार करें। जिन ग्राम पंचायतों के पास केंद्रीय या राज्य वित्त से पैसा जाता है और ज्यादातर पैसा वह वेतन भत्तों में ही खर्च होता है, उन ग्राम पंचायतों को पहले चरण में जितना पैसा वह अपने स्वयं के रिसोर्सेस से अर्जित करेंगे, उतना ही पैसा अतिरिक्त हम राज्य सरकार से उसे उपलब्ध करवाएंगे विकास के लिए, और ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की बात की है। आज प्रदेश के अंदर 17 सिटी हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या हमारा ग्राम पंचायत भी स्मार्ट बन सकता है? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आप में, और उसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक ग्राम पंचायत में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था हो, जन सहभागिता हो इन कार्यों में, गांव की नाली साफ सुथरी हो, कहीं बदबू न हो, गांव में कहीं भी गंदगी न हो, गांव में स्ट्रीट लाइट जलाने की व्यवस्था हो और उसको हम पावर कारपोरेशन के साथ बातचीत करके महत्वपूर्ण स्थानों पर अगर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा हम दे सकें, सुरक्षा का भी वातावरण होगा, लेकिन साथ साथ गांव में लाइट भी रात्रि के समय जलेगी। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि लाइट समय पे ऑन हो सके, समय पे ऑफ हो सके। या तो हम सेंसर लगाएं, सेंसर नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दें कि भाई देखो, सूर्य अस्त के बाद ऑन होना चाहिए, जब थोड़ी बहुत अंधेरा होने लग जाए और सूर्य उदय के पहले जैसे उजाला होता है ये लाइट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक वेस्ट ना हो। इसके लिए अगर हम ये कर दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा सकते हैं गांव में, ज्यादा भी नहीं लगेगा, बहुत स्लो, उस पर कोई मैसेज करना हो, कोई भजन बजाना हो, कोई अन्य गांव के अंदर कोई ऐसे अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना हो, एक माहौल, एक कम्युनिटी सिस्टम को गांव में विकसित करना, आम जन की सहभागिता को आगे बढ़ाना, अगर ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के आप ग्राम पंचायत में आगे बढ़ा सकेंगे तो गांव अपने आप ही स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर भी होगा, स्मार्ट भी होगा। और जब इस संबंध में पंचायती राज विभाग का प्रदेश या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका के साथ दिखनी चाहिए। कुछ अच्छे पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त हों। याद रखना, पहले ग्राम पंचायतों के पास जितना भी गांव का कूड़ा होता था उसको एक जगह निस्तारण करने के लिए खाद का गड्ढा ग्राम पंचायत के पास होता था। वो खाद के गड्ढे कहां चले गए? फिर से ढूंढने की आवश्यकता है, फिर से खाद के गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। जो रिजर्व भूमि है, हमें प्रयास होना चाहिए कि उस रिजर्व भूमि में खाद का गड्ढा भी हो, गौचर की भूमि भी हो,
गांव के निराश्रित गोवंश के पालन के लिए भी हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल भी तैयार करवाएं। गांव में जिन गरीबों के पास शासन की योजना का लाभ अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया है, उनकी सूची तैयार करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति को जो विपन्न है, जिस तक अभी तक शासन की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है, किसी के पास जमीन नहीं होगी उसको जमीन का पट्टा देना, किसी के पास मकान नहीं होगा उसको मकान दे देना, किसी के घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय दे देना, किसी के पास राशन कार्ड नहीं तो उसको राशन कार्ड से आच्छादित कर देना, किसी के पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, वह पात्रता की श्रेणी में आता है लेकिन जानकारी नहीं है, तो कैंप लगा करके उसको इस सुविधा से आच्छादित कर देना। ये सभी कार्यों में अगर आपका योगदान वहां पर रहेगा तो लोगों का विश्वास सिस्टम के साथ जुड़ेगा, आपके साथ भी जुड़ेगा। और याद रखना, एक गरीब की दुआ बहुत लगती है, वही आशीर्वाद होता है। उसका आशीर्वाद भी लगता है, और अगर आप उसका शोषण कर रहे हैं या कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो उसकी बद्दुआ भी लगती है, बहुत खतरनाक तरीके से लगती है। इसलिए जीवन लोगों के दुआ को लेने के लिए है, आशीर्वाद लेने के लिए है, या जीवन यशस्वी बनने के लिए है, यह बदनामी लेने के लिए नहीं है। इस बात को नोट करना। और बदनामी भरा जीवन व्यक्ति के लिए नरकीय होता है, वही नरक है। और व्यक्ति अगर अपने कार्यों से यश प्राप्त कर रहा है, यही वरदान है उसके लिए, और यही उसके लिए सौभाग्य का क्षण होता है। इसलिए याद करना कि सरकार आपको सुविधाएं दे सकती है, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, सरकार आपको हर प्रकार का संरक्षण देगी, लेकिन आम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को हमें जमीनी धरातल पर उतार करके दिखाना है कि हमारी ग्राम पंचायतें ऐसी होनी चाहिए जो एक रोल मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत कर सके, मॉडल बन सके अन्य लोगों के सामने, स्वच्छता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में कैसे हमारे प्रयास हो सकते हैं इन सभी को। और ग्राम सचिवालय के पास ही अतिरिक्त इनकम के लिए और भी आपके पास माध्यम बन सकते हैं, जैसे वहां पे एक कम्युनिटी सेंटर बन सकता है, पे गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी ब्याह का है, कोई अन्य बड़े कार्यक्रम है, यूजर चार्ज के आधार पर आप गांव के लोगों को सुविधा भी दीजिए, साथ साथ गांव के पास एक भवन भी होगा, गांव का वहां पे सार्वजनिक शौचालय भी गांव का बनाया गया है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था निरंतर होती रहे, ये भी देखना। गांव में फेयर प्राइस शॉप होगी, कोटे की दुकान होगी, ये फेयर प्राइस शॉप उसी ग्राम सचिवालय के पास एक मॉडल शॉप के रूप में बन रही है, ज्यादातर ग्राम पंचायतें वहीं पे बना रही है। उसको हम लोगों ने छूट दी है कि केवल अब सरकारी राशन ही नहीं वितरित होना है, अन्य सामान भी आप इसके माध्यम से वितरित करिए, और उसका एक किराया जो खास तौर पर दुकान होगी उसका एक किराया वो ग्राम पंचायत में जमा करेगा, वह भी एक अतिरिक्त इनकम का माध्यम ग्राम पंचायत का बन सकता है। करने के लिए पहल चाहिए, प्रयास चाहिए। आप अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार की बात आती तो ये लोग मान लेते हैं कि साहब ये तो सरकारी है। अरे सरकार क्या, सरकार के पास पैसा नहीं आना चाहिए क्या? और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो फिर ये 12-14 लाख कर्मचारियों का वेतन, इनका पेंशन, इनका भत्ता, विकास के बड़े बड़े कार्य कहां से होंगे? इसलिए एक एक पाई का हिसाब, सरकार का पैसा है तो सरकार के खाते में जाना चाहिए, ग्राम पंचायत के खाते में जाना चाहिए, नगर पंचायत के खाते में वो पैसा जाना चाहिए, और इस पैसे का फिर बेहतर उपयोग विकास के लिए किया जाए तो गांव आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। आत्मनिर्भर ग्राम, विकसित ग्राम, आदर्श ग्राम, ये सभी नाम लिख करके आप भी बोल सकते हैं कि साहब हमारा ग्राम पंचायत भी है, हमने भी ये काम करके दिखाया है। उस दिशा में एक बेहतर प्रयास आपको एक नई पहचान दिलाएगा।
ऐसे समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए ग्राम विकास अधिकारी हैं और इनके पर्यवेक्षक भी आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 21 लाख छात्रों को तो केवल स्कॉलरशिप विभाग दे रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर अनुसूचित जाति की बेटी की शादी का हो या सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, पेंशन की योजना हो या तमाम प्रकार की वे वेलफेयर की स्कीम जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए नौजवानों को एक नई दिशा देती है, ये सभी कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और आज मुझे अच्छा लगा, मैं यहां पे देख रहा था जब नियुक्ति पत्र वितरित कर रहा था, लखीमपुर खीरी का भी एक जनजाति समुदाय का एक नौजवान यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। वो लखीमपुर खीरी का है, थारू समुदाय से। और मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भाई लखीमपुर खीरी से? उसने कहा हाँ लखीमपुर खीरी। यानी आप अनुमान करिए कि पहले लोग ये मान के छोड़ देते थे कि साहब ये लोग नौकरी कहां कर पाएंगे। आज आप देखो, सुदूर नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर खीरी से वो नौजवान भी यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। अभी मैं यहां देख रहा हूं, इतनी बेटियां आज यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। एक बार थोड़ा खड़ा हो जाए, कितनी बेटियां थोड़ा खड़े हो जाए, सभी बालिकाएं खड़े हो जाए, थोड़ा देखें तो इतनी बड़ी संख्या में, यानी इतनी भारी संख्या में केवल महिलाएं हैं। इधर भी जहां देखो सब वे हैं जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। बैठिए, आप बैठ जाएं। यानी आप सोचिए कि इनको भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है और पूरे प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। यानी सभागार में तो आधी संख्या केवल बालिकाओं की है जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज का हर तबके का व्यक्ति बिना भेदभाव के नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी जो भरपूर ऊर्जा है उसको लगाने को तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ एक कार्यक्रम आज पूरी विज्ञापन से लेकर के और नियुक्ति पत्र वितरण तक संपन्न हो रहा है, आपका पूरा जीवन, पूरे जीवन का कार्यकाल इसी प्रकार से, इसी निष्पक्षता के साथ, इसी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगा तो उत्तर प्रदेश भारत की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत 2047 में भारत एक विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इसके लिए हम सबको प्राणपण से जुटना होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपके अभिभावकों के लिए, आपके माता पिता के लिए दीपावली का इससे अच्छा उपहार दूसरा नहीं हो सकता कि उन्हें जिस उत्साह के साथ एक सामान्य सदगृहस्थ अपने बच्चों को पढ़ाता है और जब उनके सामने वो सरकारी नौकरी प्राप्त करता है या किसी क्षेत्र में अपना निजी व्यवसाय करता है या किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से इसके जीवन में एक अंतःकरण से उसे प्रसन्नता होती है। और यह क्षण आज दीपावली के ठीक पहले आपके द्वारा दिया जा रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इसी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों का संपादन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।